वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम ब्रेक पाकिस्तान में। जी हमारा ब्रेक पे जाने से पहले क्या बात हो रही थी? बजट के हवाले से ही यासिर बात कर रहे थे और Exactly. हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे। अब पैनल पे थोड़ी सी चेंजेस हैं यासिर, गेस्ट को इनवाइट कीजिए। गेस्ट हमारे साथ हैं जुनैद रहमान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर Sir, वाइस welcome. चेयरमैन हैं टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। उनको हम वेलकम करेंगे। जुनैद साहब, Welcome, थैंक यू sir. सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जुनैद साहब से मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होगी, इकानमी के हवाले से आपका एक बड़ा वसी तजर्बा है, खासतौर पर इकनॉमिक अफेयर्स के ऊपर बात करने का, और इंशाल्लाह आज मौका ऐसा है कि इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब उबैद शाह साहब, एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और बहुत सारे मामलात पर उनसे गुफ्तगू रहती है। मुल्क की सियासी नौइयत के मामलात हों, मौशी मामलात हों या दीगर मसाइल हों, उसके ऊपर बड़ी तफसील से और बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब को आज सुबह के वक्त मधु का रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। शाह साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जुनैद साहब, सबसे पहले स्पीकिंग ऑफ बजट, क्या ख्याल आता है दिमाग में? और अभी कुछ देर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई होती हैं, बट गवर्नमेंट हमारी कभी ऐसा लगता नहीं है कि इस पोजीशन में हो कुछ डिलीवर कर सके। अब लोग जो डिलीवरेंस को समझते हैं वो ये समझते हैं कि उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, उनको टैक्सेस के अंदर रिलैक्सेशन मिले, कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो, आपके लॉसेस को आप कम से कम कर सके। मगर इसमें एक इम्बैलेंस नज़र आता है, बैलेंस कहीं पे हमें नज़र नहीं आता। और अनफॉर्चुनेटली कहने दीजिए कि कोई भी आपकी हुकूमत हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे लेबर पार्टी हो या कोई भी हो, एड्रेस करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहते हैं। ऐसा क्यों है? वाई? थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, आपने मौका दिया बात करने का। देखें, आपकी बात जो आपका सवाल है वो पर्टिनेंट है, और उसका सही जवाब देने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखें, लाइक 2 से 3 साल पहले हम कोई भी पॉलिटिकल फोर्स हो, मेरे रिस्पेक्टिव पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तकरीबन जो पोजीशन थी वो जो ग्रॉस इंडिकेटर्स होते हैं आपके इकोनॉमिक के, जैसे कि आपका रुपी अंडर प्रेशर होता है था, आपकी इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई, अच्छा, प्लस डेफिसिट्स वर वेरी हाई, बजट डेफिसिट्स, ट्रेड डेफिसिट्स वेरी हाई। तो ये तमाम ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मैक्रो इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अच्छा, ये इनकी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं थी जो है, और उसके मुख्तलिफ रीजन्स थे, बहुत लंबी बात हो जाएगी, बट दे वर नॉट इन अ वेरी स्टेबल कंडीशन। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली कह लें या ये कह लें कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कुछ हार्ड स्टेप्स लिए गए, कुछ स्टर्न मेजर्स लिए गए ताकि इन मैक्रो इंडिकेटर्स को कंट्रोल किया जाए। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा लगा है। अच्छा, हमारा रुपी जो है वो एक ऐसी आपके लिए इंडिकेटर है कि जैसे ही हमारा रुपी हमारा करेंसी वैल्यू होता है तो हमारे पास इन्फ्लेशन का एक फ्लड आ जाता है। तो सबसे पहले जरूरी ये था कि हम रुपी की डिवैल्यूएशन को रोकें, ताकि बिकॉज हमारी इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली वो इंपोर्ट से लिंक है, इंपोर्ट डोमिनेटेड है, मेजॉरिटी इज इंपोर्ट, हमारी रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट होते हैं बहुत सारे, कंजम्पशन इकोनॉमी है। So it was very important to stabilize the rupee. तो जो fortunately आप देख रहे हैं 2 साल से रुपी स्टेबलाइज हुआ, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन थोड़ी सी आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आनी शुरू हुई। सेकेंडली, उसके साथ साथ जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई, जब ज़ाहिर है और चीज़ें किस तरह उसका इफेक्ट आया, बेहतर पॉजिटिव इफेक्ट आया, तो ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट पे भी उसका पॉजिटिव असर आना शुरू हुआ। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड, अब असल चीज़ ये कि जो आपका सवाल के क्या हम वो रिलीफ, जो द बिग क्वेश्चन इज नाउ, जो आपका भी सवाल है कि क्या वो जो रिलीफ हमें एक आप कह लें एक सॉर्ट ऑफ सक्सेस मिली इन द मैक्रो इंडिकेटर्स, मजमूई मामलात में, क्या वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है इन दी इकोनॉमी, एंड जो कि सही मानों में लोगों को या इंडस्ट्री को या इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। तो देखें, ये फिर अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ लिटिल ऑड टाइमिंग कि द मोमेंट दिस वाज सपोज्ड टू बी ट्रिगर्ड आउट, वी वेंट इनटू द वर्ल्ड वॉर, इनटू द वॉर, जो अभी आप देख रहे हैं, जो ईरान वॉर हुई है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमारे इंपोर्ट बिल पे आया है ऑफ द फ्यूल। तकरीबन $800 मिलियन का आप कह लें कि हमारा फ्यूल बिल एवरेज इस वक्त है पर वीक, इट इज अराउंड $3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली पर मंथ एंड अराउंड $36 बिलियन पर ईयर, अगर ये कंटिन्यू करता है। अच्छा, विद और बीइंग एन इंपोर्ट इकोनॉमी, हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी
कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारी जो फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है, हमारी कंजम्पशन है, वो डिवाइडेड होती है पहले से, कंटिजेंसी प्लान हमारे पास नहीं था, वो कोई। इतना आइडियल नहीं था। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल वो हम लोग ऑलरेडी उन रिसोर्सेज पे होते हैं, जैसे कि सोलर पे हमारा या विंड पे हमारा या हाइडल पे ज़्यादा होते हैं हम लोग जो है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूल है वो उसको हम definitely कर्टेल कम- कर सकते थे, curtail बिल्कुल कर ठीक है। सकते थे। एनर्जी शिफ्ट की तरफ हमें जाना चाहिए था, और हम शायद एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे नहीं कि कर रहे इस तरह की सिचुएशन जो वो इमर्ज हो सकती है, और अनफॉर्चुनेटली जब आपके पास बर्डन आया तो आप उसके साथ जो है वो नहीं अपने आप को उस तरह से इवॉल्व कर सके। दैट्स अ पॉइंट। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक अनवांटेड सिचुएशन थी जिसके अंदर हम आ गए हैं। शाह साहब की तरफ चलते हैं। शाह साहब, क्या इसके ऊपर कहा जाए? मेरा ख्याल है सवाल मेरे पास कुछ खत्म हो गए हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि आम आदमी को इन सारी चीज़ों से क्या समझाया जाए, मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूं। आप अपनी ज़बान में थोड़ी सी कोशिश करें, शायद उनको ये बात समझ में आए। क्या नज़र आ रहा है इससे सारी सूरत हाल में? यासिर भाई थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है यासिर भाई, सवाल क्या होगा, सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारी तबाहाली खस्ताहाली में कुछ इजाफा हो गया मजीद। ये बताइए आम आदमी को, और हम बर्बाद होने के मजीद आगे बढ़ गए, मंजिलें नई मंजिलें तय कर गए। आप बताइए, कह रहे हैं कि जी 3.3% ग्रोथ हुई है, 10% तो रेमिटेंसेस बढ़ गई है इस मुल्क में हर साल है। आम आदमी जो है, जो रेंटल उस पर ड्वेलिंग पे है, वो 10% तो उसका रेंट बढ़ जाता है। आपकी टोटल ग्रोथ जो है वो 3.3% है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? 6.5% कॉटन कम पैदा हुई है इस साल। कौन सी जंग वंग, हमने तो कमा लिया जंग में, धंधा किया। ये गवर्नमेंट तो फायदे में है जंग से। इन्होंने 1300 अरब रुपए के लेवीज क्रिएट कर लिए हैं, ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। ये रिलाय करने लग गए, उसको एक इनकम समझने लगे, सोर्स का मेजर सोर्स बन गया। यानी इनकम टैक्स आपका सबसे सेकेंडरी सोर्स है, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आपका मेजर सोर्स है। पेट्रोलियम की जितनी कीमत आप बढ़ाएंगे, 140 रुपए पर लीटर पे चली गई गवर्नमेंट लेवी लेने के लिए, जितनी कीमत आप बढ़ाएंगे उतना ही इंडस्ट्री जो है उसकी चीख निकलती जाएगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, आम आदमी मरेगा। आप पेट्रोलियम को कमाने का धंधा समझ रहे हैं कि भाई पेट्रोलियम से अच्छा पैसा आ जाता है। अच्छा, पेट्रोलियम का लेवी जो होता है वो डिविजिबल पूल में भी नहीं जाता, सुबह उसमें से हिस्सा नहीं मांगते। तो अगर यार सबसे अच्छा रास्ता यही है, पेट्रोलियम पे पैसे जमा कर लो, रोज कैश आ जाते, मोटरसाइकिल वाला भी डलवाएगा, वो भी दे जाएगा। मगर आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि पेट्रोलियम पर पैसे कमाने से इकोनॉमी लेटती जा रही है, मरती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। लोगों को अगर आप कारोबार करने के लिए साजगार माहौल नहीं देंगे तो लोग टैक्स कहां से देंगे? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं कुछ ग्रोथ हुई है, क्या हुई है? गाड़ियां, ऑटोमोबाइल में और पेट्रोलियम में। दूसरा कोई सेक्टर ही नहीं जिसमें ग्रोथ हुई हो। बल्कि एग्रीकल्चर जो आपकी बैकबोन है, जिससे इतना बड़ा वर्कफोर्स आपका इंगेज है, उसको तो डेफिसिट हो गया आपको। ठीक, अब तो सर्विसेज सेक्टर है। सर्विसेज सेक्टर कुछ प्रोड्यूस थोड़ी करता है। चले ठीक है, कुछ टैक्सेस देता है, कुछ लोगों को एंगेज करता है, वर्कफोर्स को, लेकिन आपकी मेन सोर्सेज टैक्स की क्या है? देखिए, मैं टैक्स के बारे में एक अर्ज करूंगा कि टैक्स को जो रेवेन्यू कहते हैं कि जी इतना रेवेन्यू के लफ्ज पे शर्म आनी चाहिए। अगर कोई इस्लामी फलाही रियासत अगर जबान की हद तक भी है तो शर्माना चाहिए। रेवेन्यू क्या होता है? आप लोगों से कमा रहे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का एक वाक्य, जिन्हें हम खलीफा पांचवा कहते हैं, खामिस कहते हैं, कि जी इस्लाम में खलीफा राशिदीन में शुमार करते हैं, हालांकि बड़ा गैप है उनकी कंटिन्यूटी में। उनसे कहा गया कि इतना इतना जो है ना टैक्स लगा के इतना इतना, तो उन्होंने तारीखी उनका जुमला है कि भाई मैं कोई टैक्स कलेक्टर थोड़ी हूँ, हमारा काम टैक्स कलेक्शन, हम या ये बैठे में जमा करने के लिए, हमारा काम है दीन नाफिज करना और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना अपनी जिंदगियों में दीन की। तो हम वो तो एक आइडियल बात है, लेकिन मेरा कहने का मकसद है, फिलॉसफी तो एक है ना कि आप क्या जान लेके कहते हैं इतना टारगेट, हमारा अगले साल का हदफ इतना, तो जूस निकाल के ले लेंगे, टारगेट पूरा करना है। इसको बैंक समझा हुआ है, स्टाफ का हुआ तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर मजीद डिपॉजिट नहीं आया इस दफा। वो बेचारे रो रो के लोगों को फोन करें, सर पैसा डाल दिया अकाउंट में, सर क्लोजिंग है, सर खुदा का वास्ता नौकरी चली जाएगी। आपने मुल्क को क्या बनाया हुआ? क्या इस मेंटेलिटी से मुल्क चलते हैं, दुनिया में चल रहे हैं? शाह साहब, करेगा कौन? फिर सवाल ये पैदा होता है, ये तो सारी चीज़ें हमारे इल्म में। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नाम आप चाहे उसका कोई भी कर दें, जैसे आपने एक नई फॉर्म मुतारिफ करवाई है इस्लामिक बैंकिंग की, बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर किया क्या जाए, रास्ता क्या है? अब आप बाहर से लाते रहें, बैंकर्स को लाएं, पॉलिसी मेकिंग करें शॉर्ट टर्म की, मुख्तसर वक्त में, आज 6 महीने 8 महीने के मामला निकाल दो, उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। कल्चर को कैसे चेंज करेंगे? सर देखिए, चेंज करने के काबिल कहाँ रहेंगे अगर कोई समझेगा नहीं। आप मुझे बताएं, 2024 के जून की फिगर में देता हूँ। आप 2024 में इलेक्शंस हुए ना, फरवरी में, जून के पहले क्वार्टर के एंड पे पाकिस्तान पर कर्जा 67,000 बिलियन था। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, 67,000 बिलियन इस वक्त, आज इस जून में पाकिस्तान पर कर्जा 77,000 बिलियन है। ठीक है,
वो कहेंगे, आप उनसे पूछेंगे, वो लोगों को घुमाएंगे, पागल बनाएंगे, सब यहाँ नाक से खाना खाते हैं, जी हमने इतना लिया तो इतना भर भी दिया तो इतना यूं कर दिया तो आप कर्ज लेके ही कर्ज दिए चले जा रहे हैं और आपके खर्चे कम नहीं हो रहे, आपकी अय्याशियां कम नहीं हो रही। 17 अरब डॉलर IMF ने कहा है, जो आपका लैंडर है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। 17 अरब डॉलर सालाना की मराहत मिलती है लोगों को इस मुल्क में। जो मर रहा है मुल्क, लेट गया, घसीट रहा है, पेट के बल चल रहा है। 17 अरब डॉलर की अशराफिया की इंसेंटिव्स हैं, जिनमें बिजली के बिल माफ हैं, फ्री का पेट्रोल है, फिलिंग के दौरे हैं, मेडिकल्स हैं, फला है, ये है, वो जो कुछ भी है। एक आदमी के पास 6 मुलाजिम है सरकारी, 3 ड्राइवर उसकी नौकरी में है, तो ये सब कुछ लगा ले आप। 8 गाड़ी का काफिला चल रहा है एक मिनिस्टर के साथ, सब कुछ लगा ले, सबका पेट्रोल सरकार का है। AC चला के दफ्तरों में छोड़ दिए, चलेंगे तो रात भर भी चल रहे हैं। ये मराहत 17 अरब डॉलर्स की है बिल्कुल सालाना। शाह साहब, बजट में ये कहा गया है कि 60,000 कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए सैलरी क्लास की, तो क्या आपको लगता है कि ये काफ़ी है? क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ गई, अगर तनख्वाह ये बढ़ा रहे हैं और 60,000, कैन यू इमेजिन, उसमें ये अगर इनकी बात की जाए तो ये अपना एक दिन भी नहीं गुजार सकते सर। एक दिन, एक घंटा, 60,000 रुपए महीना। इस मुल्क के वजीर खजाना बैंकर हैं, इनको अलीफ बे पता नहीं है, बैंक के डिपॉजिट लेना जानते हैं, पता खग नहीं है इनको। 1 करोड़ रुपए महीना शायद तनख्वाह ले रहे हैं, भी क्या पता नहीं, सही पैकेजेस की तफसील भी नहीं, लेकिन आप कहे 1 घंटा गुजार लें 60,000 रुपए में, पॉसिबल 1 घंटा गुजार लें, इनका एक वक्त का खाना इससे ज्यादा का होगा। जुनैद साहब, आपकी तरफ आता हूँ, मैं जरा बात करता हूँ, जैसे उन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी $1,600 है। रीजनल कंट्रीज के अंदर हम अगर देखें कहीं $30,000 तक हम पहुँच चुके हैं। इन रियलिटी हमें अब इसके बारे में सोचना होगा, हमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना होगा, हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर, सिचुएशन के अंदर, जहाँ पर IMF के प्लान के तहत आप काम करते हैं। आप क्या चीज़ों को उस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं? शाह साहब ने भी कहा रेवेन्यू साइड के ऊपर अगर आप देखें, आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है, आपके पास कोई ऐसा पूल नहीं है जहाँ से फंड जनरेट हो सकें, कैश फ्लोज आपके डिपेंड करते हैं सारे फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं इसको क्या कहूँ कि आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा, अगर $40 बिलियन के, अगर आप मोर देन $40 बिलियन रेमिटेंसेस की मद में कलेक्ट कर रहे हैं, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट मेरे पास कहाँ से आएगी? मैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको सेलिब्रेट करूँ? आप क्या समझते हैं, फरमाइए। देखें, बात दरअसल ये है कि हम एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, राइट, जहाँ पे कुछ मामलात जिस तरह दुनिया में चलते हैं, हमें भी उसी हिसाब से अपने मुल्क को चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम अपनी कोई नई फिलॉसफी लेके नहीं आ सकते, ठीक है ना। अब बात असल में ये है कि ह्यू एंड क्राई से कुछ नहीं होगा, वी नीड टू टॉक अबाउट सोल्यूशंस, ठीक है ना। एक बच्चे को भी पता है कि इस मुल्क के मसाइल क्या हैं, मगर सोल्यूशन की कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर आप बात करें एज एन इकोनॉमिस्ट बात करूं, मैं आपको बताऊं, या मैं आपको एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट बताऊं आपको, मैं जो मेरा तजुर्बा कहता है वो ये कहता है कि हमें सोल्यूशंस की बात करनी है। और जिन मुल्कों ने, अगर आप एक मौजना करें लास्ट तकरीबन 2 दिहाइयों का, पिछले अगर आप दुनिया में आप ऑब्जर्व करें, अपने रीजन में देखें आप कि हमारे जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, ठीक है, श्रीलंका है, और थोड़ा सा दूर चले जाएं वियतनाम है, कंबोडिया है, ये सब वो मुल्क हैं जो हमारे कंपेटिटर्स हैं इन दी इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। हमें ये देखना चाहिए कि इन्होंने अपने लास्ट 20 से 25 साल में, 2 दिहाइयों में तकरीबन, कैसे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया, प्रोग्रेस किया, बिल्कुल ठीक है। और उसका अगर आप देखें मेन जुमला, एक मेन जवाब आएगा कि दे हैड वर्कड ऑन द एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। उन्होंने ये कोशिश की कि उनकी जो इकोनॉमीज हैं, उनकी जो उनकी प्रायोरिटी है, उन्होंने बताया कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर काम करें। कि जब हम जब कोई भी मुल्क एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे काम करता है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो अपनी कॉस्ट को, अपनी इन्फ्लेशन को नीचे रखे, ठीक है, उसको कंट्रोल रखे। और अच्छा, डिस्कशन हमारी जारी रखते हैं। इस वक्त हमें जाना पड़ेगा तर्जुमान दफ्तर खारजा जनाब ताहिर हुसैन इंद्राबी साहब जो हैं वो मीडिया से बात कर रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको। Particularly on this issue of piracy, I wish to underscore that the government of Pakistan has taken a number of resolute steps to free Pakistani hostages. I mentioned the telephone conversation of the Deputy Prime Minister with the Somali Foreign Minister. Earlier, the ambassador of Somalia in Islamabad was also called in for a meeting by the Foreign Secretary. And this issue was raised. They discussed ways and means to secure the release. Pakistani embassy in Mogadishu, in Djibouti, which is accredited to Mogadishu, had sent teams
to Mogadishu to discuss this issue. Moreover, early next week, we have been holding interministerial, interdepartmental meetings on this issue. And next week, another important meeting in person is being held here in the Ministry of Foreign Affairs. So this matter remains high on our priority. We feel for the individuals, we feel for the families, but this is a difficult situation. Operationally, it's challenging. These captives are held in a part of Somalia, which is the semi-autonomous Puntland region. There are tribal societies. The pirates belong to a certain tribe. The ship owner belongs to a certain tribe. So these are the intricacies of the society in which this whole discussion is operating. So we urge patience, but of course, we feel for the relatives of these individuals. Moving on to Middle East and the standoff in the Gulf region, Pakistan remained deeply concerned at the situation in the region marked by recent escalation. We appeal to the parties to adhere to the understanding reached on the ceasefire, end hostilities, to widen space for dialogue and diplomacy. Pakistan reaffirms its support for the peaceful resolution of all outstanding issues. We are of the view that diplomacy and dialogue should be the guiding principles for achieving negotiated settlement of all contentious issues in accordance with the rights and responsibilities of the relevant parties. Pakistani mediatory and facilitative efforts have endeavored to end hostilities, save lives, and give diplomacy a chance. पूरा जी बात हो रही थी इस ब्रेक पे जाने से पहले जनाब हम बात कर रहे थे इकोनॉमी के हवाले से। जुनैद रहमान साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद साहब, एक्सपेक्टेशंस के हवाले से बात हो रही थी, कैसे सेटल करेंगे स्कोर्स को, कैसे सेटल करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। कि आप अभी जैसे बता रहे थे कि रीजन के अंदर और जो इकोनॉमीज़ हैं बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस किया, लाइक वियतनाम एक्सपोर्ट्स दे आर टचिंग अराउंड $450 बिलियन। आई मीन मुझे बड़े अनरियल लगते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम जब लैंड किया वहाँ पे, जब मैंने सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन था मैंने उनसे यही पूछा था जो हमारे होस्ट थे कि यहाँ की एक्सपोर्ट्स कितनी है बैक इन 21, तो उन्होंने कहा उस वक्त भी जो है $280 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। और मेरे लिए मेरे ख्याल में उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं था। हम कभी जा सकेंगे, हमारा कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा पोटेंशियल इतना हो जाए कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 100 बिलियन का, जो अभी तो हमारा ज़्यादा एम्बिशियस तो मैं नहीं हूँ, $100 बिलियन को क्रॉस कर सकेंगे? हैव यू सेड? ये बिल्कुल कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें वो करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। देखें, आपने आपकी वियतनाम की अभी की उनकी एक्सपोर्ट $400 बिलियन है। अगर हम चले जाएं बैक इन 1996, तो 96 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी $10.5 बिलियन एंड दे वर एट $10 बिलियन। हम उनसे आगे थे। तो बेसिकली मैं आपको जो बात अर्ज कर रहा था ये था कि हमें ये देखना है कि जिन इकोनॉमीज ने प्रोग्रेस किया है, हमारे सामने उनकी आप कह लें उनका जो है आप पूरा एक लेआउट है कि कैसे उन्होंने अचीव किया इस टारगेट को जो है। तो ऑल ऑफ देम, उनमें आपको एक चीज मिलेगी कॉमन कि उन्होंने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे काम किया। कि जब हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे काम करते हैं तो उससे ये होता है कि हम उन इकोनॉमीज के लिए जरूरी होता है कि वे अपनी कॉस्ट को नीचे रखें ताकि उनकी जो कुव्वते मुकाबला है वो बरकरार रह सके। ठीक है ना, उसे उनकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी जो होता है उनका फाइनेंस होता है, और जनरल कॉस्ट ऑफ बिजनेस को नीचे रखें, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है और वो अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। तो हमने अनफॉर्चुनेटली उस ट्रैक को लूज किया और कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट। और हमारे पास अगर देखा जाए तो बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हमने फॉर एग्जांपल आने वाले दिनों में इस बजट के अंदर मैं बहुत उम्मीद हूँ, आई होप कि हमने बिजनेस कम्युनिटी ने और हम बहुत से प्रपोजल्स दिए हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि उनको यकीनन कंसिडर किया जाएगा। अगर हम उन प्रपोजल्स को इन ट्रू स्पिरिट उनको कंसिडर करें, इम्प्लीमेंट करें। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें तकरीबन 2 साल पहले एक जो बजट आया था उसके अंदर एक FTR फाइनल टैक्स रिजीम की एक फैसिलिटेशन थी कह लें, जो कि एक्सपोर्टर्स को, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो है वो अवेल कर रहे थे, वो उसको विड्रॉ कर लिया गया और विड्रॉ करके वो उनको NTR में डाल दिया, नॉर्मल टैक्स में डाल दिया गया। अच्छा, उस करने से हुआ ये करने से कि जो टैक्स का इम्प्लीकेशन आया एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर वो तकरीबन SMEs के ऊपर 50% तक चला गया।
जो कि पहले 15 से 20% तक था जो है। अगर फॉर एग्जांपल वही चीज़ बिजली में हुई कि तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले जो है वो 9 सेंट की जो बिजली मिल रही थी हमारे एक्सपोर्टर्स को, वो बढ़ा के जो है वो तकरीबन 13, 14, 15 सेंट तक चली गई। अच्छा, अब हमारे इनपुट्स जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, टैक्सेशन है, लेबर है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, फाइनेंस। अगर हर चीज हमारी महंगी होगी दुनिया से तो अल्टीमेटली एक बड़ी नॉट रॉकेट साइंस, कॉमन सेंस की बात है कि हम महंगे होंगे जो है। तो आई वुड से टू सम इट अप इस क्वेश्चन को आपके कि हमारे लिए ये इनएविटेबल है कि अगर हमें ग्रो करना है और हमने अपनी इस पॉपुलेशन को, इसकी जो नीड्स को सस्टेन करना है, हमें देखना है कि हमारी जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट हो, उनके लिए एक ब्राइट फ्यूचर हो, उनके लिए वो तमाम सहूलतें जिसकी आप बात कर रहे थे वो मौजूद हों, तो वी हैव टू गो टूवर्ड्स पाकिस्तान विच इज ऑन वर्किंग ऑन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड प्रायोरिटाइजिंग द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। एंड एटलीस्ट यू हैव टू हैव अ प्लान कि जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकें। जब वो प्लान नहीं होगा तो आप कैसे ये सारी चीज़ें करेंगे? वी ऑल नो कि हमें एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी बनानी होगी, मगर वो बनाएगा कौन? शाह साहब की तरफ चलें, ज़रा शाह साहब से बात कर लेते हैं। शाह साहब, अब क्या बताएं कि लाइफ बड़ी मिजरेबल हो चुकी है। अभी टैक्सेस का आपने तस्करा कर दिया, जैसे अभी जुनैद साहब ने तस्करा किया कि आपको एक एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी बनानी होगी, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे जो मुल्क में बिजली है, दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम इस्तेमाल करते हैं। कितने घंटे करते हैं मुझे नहीं मालूम, कहीं पर 18 घंटे की लोड शेडिंग है, कहीं पर 12 घंटे की। इंडस्ट्रीज़ के अंदर हाल ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल क्या है? मैं क्या कहूँ, आप इसी शहर में रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, पूरा मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ की मिसालें दी जा रही हैं। छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इकनॉमिक हब है शहर कराची, और यहाँ पर अगर आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, उसकी रिफ्लेक्शन अगर नहीं नज़र आएगी, तो कैसे बाय एंड लार्ज आप ग्रो कर सकेंगे? तरक्की का सफ़र कैसे तय होगा? हम तो आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। फरमाइए। देखिए यासिर भाई, हम तरक्की माकूस पे हैं। बहुत खूब। मतलब राइट ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन, 360 डिग्री बैक। तो बात ये है सर कि आप तरक्की की बात करें ना, देखिए हमारे पास जो टैक्स का अभी इस वक्त स्कीम दी है वजीर खजाना साहब ने, वजारत खजाना ने, कि जी ताजिर जो है 25,000 रुपये दे के इनरोल हो जाए और वन टाइम वो आप आइंदा टैक्सेशन नेटवर्क में आ जाए, और उनको POS नहीं लगाते, हम उनको टर्नओवर पे एक फिक्स टैक्स पे आ जाते हैं 1% पे। अच्छा है, तो कहते हैं 20 लाख के करीब जो है वो शॉपकीपर्स हैं जो इस नेटवर्क में आ सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रपोजल है। मगर अभी ये जो एक सफ़े की बात की गई है ना, शायद इनको बहुत इंगेज किया इन्होंने, क्योंकि बहुत बार गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी, वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं हमारे पास इतना थोड़ी है, एक दुकान पे अकाउंटेंट रख ले पूरा, आपका इतना बड़ा डिक्लेरेशन होता है, रिटर्न होता है, पता नहीं कौन कौन से अकाउंटिंग के हेड होते हैं, हम करते करते मर जाए, हमारे बस का नहीं है। तो इसमें क्या जाता है कि आप उर्दू में उनको 2 सफ़े का एक पर्चा दे दें, इसको भर दो, ये एक फार्म है, मेरी ये दुकान है, मेरा ये एड्रेस है, मेरा ये एरिया है, मैं ये चीज का कारोबार करता हूँ, मैंने इतनी सेल की है, या सालाना इतनी सेल कर लेता हूँ, या महीने की इतनी कर लेता हूँ, ऐसा ही अंदाजन, और मेरा ये घर है, ये मेरी कफालत है, ये मेरे खर्चात है, मेरे पास ये बच जाता है। इस मिसाल दे रहे हैं, झूठ बोलता हो वो तो हम कौमी तौर पर बोलते हैं, वो मसला नहीं है, हम पैदाइशी झूठे होते हैं, हमारे यहाँ वो मसला नहीं है, मगर बोले कुछ तो बोलेगा ना, आपको कुछ डाटा तो देगा, उस डाटा को आप एग्जामिन कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे, पिक एंड चूज कर सकेंगे। 10, 5, 20, 50 बड़े को निकाल लेंगे, यार तुम तो झूठ बोल रहे हो, बैठ जाओ। लेकिन आप उसको इतना मुश्किल रखते हैं कि उसके तो सर के ऊपर से जाता है, वो क्या करे इसमें? वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बिठा ले, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिठा ले आपके टैक्स भरने के लिए। तो एक तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, रिवायती ब्यूरोक्रेसी, अंग्रेजी का माहौल, मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलनी है तो बहुत आप बर्गर हैं, बहुत पढ़ लिखे हैं, लायक हैं, अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे मुंह टेढ़ा करके तो आपको तो कुछ आता ही नहीं। तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग हमारा है, वी हैव लॉस्ट इन दिस। बिल्कुल सर, ये हमने ये भी देखा है, हम अपनी स्ट्रेंथ पर काम नहीं करते। व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, वो हमारी स्ट्रेंथ है। देखिए जर्मन ने किसी जबान का सहारा लिया दुनिया के सामने उनकी तरह की, चाइना ने लिया किसी जबान का, रशिया ने लिया, रशिया ने लिया, कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने, साउथ कोरिया ने लिया। तो हम पता नहीं क्या हमारी बिल्ट इन है हमारे अंदर ये कि भाई आपको डिपेंडेंसी एलियन लैंग्वेज पर रखनी है, और उसी में आम आदमी को कैसे डील करेंगे आप इसमें? वो तो इस बात को समझते ही नहीं है, तो उनके लिए कॉमेडी है ये। दूसरी बात क्या है, हमारा टैक्स रिलायंस सारा किस पे है? लार्ज स्केल में सारा फॉर्मल सेक्टर, बैंक्स देते हैं बड़ा टैक्स, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर देता है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देती है, पेट्रोलियम कंपनीज देती हैं, ठीक है, या सैलरीड क्लास देती है। ठीक है,
सैलरीड क्लास 7 करोड़ की वर्क फोर्स है इस मुल्क में और आपने तकरीबन 5.9 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं अच्छा, मैं लास्ट तो ईयर। सिर्फ ये समझता हूँ कि देती ही सिर्फ सैलरीड क्लास है, Salaried सोसी class, टैक्स जिसका कट जाए उसको क्या वो करना, वो भी ऐसे ले वही ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वही दे रहा है टैक्स, वरना अदरवाइज तो इंपोर्टर्स दे रहे हैं एट सोर्स, क्योंकि इंपोर्ट करते हैं Double तो taxation, वही ले लेते हैं ठीक है। आप उससे ले रहे हैं जिससे पकड़ में आ रहा है। बाकी जिससे सबसे बड़ा सेक्टर तो आपका जागीरदार वडेरा है, एग्रीकल्चर टैक्स है। उनसे नहीं लिया जाता। बिलियंस की आमदनी एग्रीकल्चर का, कितना बड़ा हमारा जीडीपी है एग्रीकल्चर का, सही। लेकिन उसमें कोई टैक्स ही नहीं देता। नहीं देता। किसी आप जाके किसी को पूछे तुम्हारा ये 800 एकड़ रखा है जिस पर तुम्हारी काश्तकारी चल रही है, ये फार्म है, आम लगे हैं, फला लगे, ये कर रहे हो, गंदुम जो भी चीज उगा रहे हो, इनकम टैक्स कितना भरा है? वो कहते हैं इनकम टैक्स किस बात का, हम तो आबियाना दे देते, मालियाना दे देते के हैं। ऊपर टैक्स देते हैं हम, फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स देते हैं हम, इन अरे सारी भाई चीजों के ऊपर इनकम देते पे सब कुछ देके इनकम बची ना, हैं। उस पे भी टैक्स 50 करोड़ साल के कमाए ना, या 20 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़, तो आपने उसमें से 25 लाख दिए गवर्नमेंट को, बात तो उसकी हो रही है। पॉलिसी बनानी पड़ेगी ना शाह साहब। अभी चलें, आपने इसका तस्करा कर दिया, मैं एक क्वेश्चन हमेशा ये करता हूँ कि हमारे पास जो पॉलिसी होती है वो अर्बन इकोनॉमी की पॉलिसी होती है, रूरल इकोनॉमी की नहीं है। आपका क्योंकि ताल्लुक अब टेक्सटाइल से, अब टेक्सटाइल को हमारी टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। हमारा लीडिंग जो एक्सपोर्ट का जो हमारे पास आइटम है ना, वो टेक्सटाइल ही आता है। अब हमने उसको भी इतना ज़्यादा स्क्वीज कर दिया है क्योंकि पास्ट में हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। आई रिमेंबर के कोविड के दिनों में आपके पास जब ऑर्डर्स आए थे, जब आपके पास एक इन्फ्लक्स आया, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रेस्प नहीं कर सके। कंपेटिटिव कर सकते थे प्राइसेस को, जैसे आपने बताया कि आपके पास उस वक्त चांस था, हमारे पास हम अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। अभी भी क्या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी रह गई है? कम्पीट तो हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम यूरोप से और कोई अगर वो ईज ले लेते हैं, या अमेरिकन अगर हमें और ज़्यादा एक्सेस अपनी मार्केट के अंदर दे दें, हम अपॉर्चुनिटी को ग्रेस्प कैसे करेंगे? मुझे ये समझाएं। बिल्कुल, देखें एक बात और भी आपसे कहना चाहूँगा, अभी टैक्स केस पे बात हो रही थी इसके आपके सवाल से पहले, कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है इस वक्त, उसकी जो मैकेनिज्म है वो इस वक्त बेस है कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इनडायरेक्ट सोर्सेस। बिल्कुल। मींस के इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, आपने जूस का डब्बा सारे लिया, fast moving आपने item पेट्रोल लगा डलवाया, हर चीज़ के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेशन आप दे रहे हैं। अच्छा, ये इसका एक तनासब होता है दुनिया के अंदर के 30-70 से ऊपर एक्सीड नहीं करना बिल्कुल ठीक चाहिए। है। 30% शुड बी इनडायरेक्ट टैक्स एंड 70 शुड बी डायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल। मींस के डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की और आपने अपना टैक्स भरा, आपने अपना गोश्तवारा जमा कराया ऐसा ही अपना। अच्छा, ये जो सिस्टम है ना, एक तो हमें इस पे रिव्यू रिव्यू मांग रहा है काफी अरसे से, कि वी शुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड गो टुवर्ड्स डायरेक्ट टैक्सेशन। अब उसके लिए मसला सबसे बड़ा ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको विन कॉन्फिडेंस ऑन बोर्ड लेना कि हमें अपना टैक्स बेस बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने एज अ कंट्री ये डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं किया, चाहे वो कोई सेक्टर भी हो, चाहे वो दुकानदार तबका हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी दे रही है टैक्स। और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ उस वक्त अगर आप देखें जो बर्डन है वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के ऊपर है, जो बहुत हैवी टैक्सेशन दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो आई थिंक सो इस बजट में उसको जरूर डेफिनेटली देखना चाहिए कि उसमें रिलीफ मिलना चाहिए। मगर ये कि जो इस वक्त हमारा जो आप कह लें उसका जो एक बास्केट है ना, वो बैलेंस नहीं है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इट माइट टेक अ कपल ऑफ इयर्स और अ फ्यू मोर इयर्स, बट इट शुड गो टुवर्ड्स फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेशन टू डायरेक्ट टैक्सेशन, ताकि टैक्स बेस बढ़े और जो लोड है वो डिवाइड हो तमाम सेक्टर्स के ऊपर। बिल्कुल। दूसरी बात ये जो आपका सवाल था कि देखिए अपॉर्चुनिटी, देखिए अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर। हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि और अगर नहीं हो तो अपॉर्चुनिटी कैन बी क्रिएटेड। एग्जैक्टली। एंड व्हेन वी से दैट, हम इसका मतलब सिंपल ये है कि अभी बड़ी अच्छी बात की आपने कि हमारी स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहिए। तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है? वी नो इट वेरी वेल कि हमारी स्ट्रेंथ है, अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर हमारी स्ट्रेंथ है। अगर देखें 65% जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर से होती है हमारी, और उसके अंदर भी आई वुड से कि more than 70%, 70% is from the home textile sector, which is a value added sector। अच्छा, जिसको मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि we have to see कि जिन सेक्टर से हमारी स्ट्रेंथ है, जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, दो किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए हमें। एक हमें बनानी चाहिए फायर फाइटिंग पॉलिसी, कि जो शॉर्ट टर्म हमारे मेजर्स हैं वो कौन से ऐसे पॉलिसीज हैं जिनको हम, जिनसे हमारी एक्सपोर्ट्स को, हमारी इकोनॉमी को इमीडिएट रिलीफ मिल सकती है। और उसके साथ साथ हमारा एक प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लान, कि जो कि 5 से 10 साल पे बेस होना चाहिए, और वो साथ साथ चलना चाहिए, दोनों पैरेलल चलने चाहिए।
क्योंकि उसका फायदा हमें आज नहीं मिलेगा, मगर 5 years डाउन द रोड, 10 years डाउन द रोड डायरेक्शन आपकी सेट हो जाएगी। आप ये समझेंगे दोनों तरफ काम करने से हमें एक शॉर्ट टर्म रिलीफ भी मिलना शुरू होगा और लॉन्ग टर्म भी, बट फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द राइट स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएगा कि अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री के हवाले से ही, तो क्या टैक्टिक्स ऐसे होने चाहिए कि हम FDI की अटेंशन ले सकें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें? इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करें, और भी स्ट्रेंथ के हवाले से एग्रीकल्चर हो गई, और भी मजीद है, तो उसके क्या टैक्टिक्स होने चाहिए, ये बताइएगा। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसमें इट्स ऑल अबाउट इंसेंटिव्स, जो क्योंकि हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं तो एक लिमिटेशन ये आती है कि हम किसी भी सेक्टर को आउटराइट रिलीफ नहीं दे सकते जो है, बट बहुत से ऐसे मेजर्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, जो फैसिलिटेटिव मेजर्स होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब जैसे बहुत बड़ा एक इशू है जो कि ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है, वो एनर्जी प्राइसेस के ऊपर है। जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो हमारी तकरीबन 9 या 10 सेंट है, मगर इंडस्ट्री को जो सप्लाई होती है, जो बिल किया जाता है, वो बिल किया जाता है 13, 14, 15 सेंट तक। उसकी वजह ये है कि जो लोग बिल नहीं देते या जो लोग जिन लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहती है, उनका लोड भी इंडस्ट्री पे डाल देते हैं। अब ये एक ऐसी पॉलिसी है कि इससे इंडस्ट्री नहीं चल सकती आपकी। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि वन ऑफ दी इनिशिएटिव्स ये होना चाहिए कि जो क्रॉस सब्सिडी है, कि किसी और का बोझ किसी और पे डालना, और इंडस्ट्री पे जो है, एक तो इसको खत्म करना चाहिए, और दूसरा जो टैक्सेशन का जो इशू है, जो कि बहुत जरूरी इसमें वो है, उसका जो इम्पैक्ट है वो ये कि उसको रैशनलाइज करना चाहिए। देखना चाहिए कि देखें, इंडस्ट्री इज स्ट्रेटेजिक। अगर आज जो इंडस्ट्री चला रहा है, अगर वो आज वापस री इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो आगे ग्रोथ आपको नहीं आएगी। मैं इस तरफ आता हूँ, अभी शाह साहब की तरफ आऊंगा जरा। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, चलें। री इन्वेस्टमेंट की आपने बात की। पहले तो हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है ना कि एक्सेस टू फाइनेंस किसको देते हैं आप। क्या इतने हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपकी बोरिंग हो सकती है? ये टेक्निकली पॉसिबल है? बड़ी लंबी डिबेट है, हम इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो, कंट्री की इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होती है जिससे वो दोबारा से फंड जनरेट करती है, डिटेल टॉपिक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात होती है शाह जी, वो दुबई के अंदर जिनकी इन्वेस्टमेंट थी, मुझे याद है वो कैपिटल वहाँ फ्ली कर गया था, वो वापस इधर आ रहा है। अब आ रहा है, पार्क किधर करूं? सवाल ये पैदा होता है, आपको अपॉर्चुनिटी तो बनानी पड़ेगी ना। आप छोड़ दें कि जो भी है, जो हालात रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े ममालिक के पास भी यही मौका था जिसको उन्होंने कैश किया और उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई। हमारे प्लान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं कहाँ पार्क करें? मुझे बताएं, कोई जगह है? यासिर भाई देखें, पहले तो छोटी सी बात है कि जुनेद साहब ने कहा ना कि फायर फाइटिंग वाली बात, ये किसी हद तक ठीक, अच्छा बात थी, अच्छी बात थी। अब आप ये देखें कि जो दुनिया में इस वक्त हालात है, यानी स्पेशली इस रीजन में, तो यहाँ पे बहुत सारे पैसे को इस तरफ आना चाहिए। ठीक है। कुछ पाकिस्तानियों का भी वापस और कुछ नए वेंचर्स भी। ठीक है। अच्छा, जो आना चाहिए उसके लिए क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबल है? उसे उठा ले। आप एक आदमी आ जाता है, एक इन्वेस्टर आता है, मैं अब मिसाल दूंगा तो बड़ी, यहाँ एक चाइनीज इन्वेस्टर था, मेरे जानने वाले का दोस्त था जी। अच्छा, उसने कोरगी में फैक्ट्री लगाई थी। आप यकीन करेंगे, आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में दीवार सर से मारेंगे कि ये बजाय इसके इन इकदाम के बगैर तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। एक उसको पुलिस की सिक्योरिटी थी, 2-3 पुलिस वाले साथ थे कि कहीं निशाना ना बन जाए। वो कहता था मैं बाल कटवाने जाना चाहता हूँ, ये पुलिस वाले बोलते हैं 50,000 रुपये खर्चा दो तो हम लेके चले बाल कटाने। बताएं, इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट? आप उसको ढूंढ के लाए जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। आप मुझे बताएं, यहाँ इन्होंने SIFC बनाई, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फला ये वो, सारी फौज भर दी है उसमें। तो क्या दुनिया में वर्दी देख के इन्वेस्टमेंट करने आते लोग? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एनवायरमेंट है नहीं इन्वेस्टमेंट, लेकिन कॉन्फिडेंस तो उन्हीं के ऊपर है ना। कोई नहीं, आप आगे सुने ना, कॉन्फिडेंस क्या है? इन्होंने जिससे जाके बात किया, आई कैन फॉर श्योरली रेफर यू कि किस किस नेगोशिएटर से किस किस ने क्या बात की, तो उसने जवाब में क्या कहा। बड़े कई कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, कई बड़े ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा अगर हम आपके इन्वेस्टमेंट करें और डिस्प्यूट हो तो रेफरल किधर होगा, हमारा फैसला कौन करेगा, कहाँ की कोर्ट करेगी? उन्होंने कहा पाकिस्तान की। उन्होंने कहा रहने दीजिए, हमें उधर जाना ही नहीं है, हमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करनी थी, पाकिस्तान की कोर्ट का क्या भरोसा है जी। आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में जब आप उसको देखेंगे, एक मुल्क की मईशत को मुंतजिम करने के लिए, माशी बंदोबस्त के लिए करोड़ों लोगों के, आप ये जानेंगे कि बगैर पॉलिटिकल यानी विल के, स्टेबिलिटी के, ट्रांसपेरेंसी के, इकोनॉमिक इकदामात, इंसेंटिव्स की कोई हैसियत नहीं होती, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल सकता। ऑलराइट, आइए
अच्छा, हमारे पास मेरे ख्याल है वक्त खत्म है। वक्त खत्म हो गया, आखिरी जुमला अगर कहना चाहें तो फिर। आखिरी जुमला मैं कहूंगा, देखिए 3,000 अरब रुपए जो हम हजारों अरब रुपए यूं फेंक रहे हैं ना, हम बड़े दयालु हैं, कारून हम 800 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट 3,000 रुपए महीना दे दो, वो 3,000 रुपए महीना लेकर भी भीख भी मांगता है, चोरी भी करता है, नौकरी भी करता है, सब कुछ करता है, फायदा कोई नहीं होता। 3,000 रुपए महीना दे दो, यहाँ पे लोगों की अरबों करोड़ों लोगों की चीखें निकल जाती है जिनसे पैसा लेते हो आप। ये जुल्म है, बंद करें, इसको कन्वर्ट करें, प्रोडक्टिव बनाएं। मैं ये नहीं कहता हूं बंद करें, सॉफ्ट लोन दें आप, नहीं आप इसको करें एजुकेशन से लिंक। 2.5 करोड़ बच्चा सड़क पे घूम रहा है, पढ़ाओगे तो पैसा मिलेगा। आप अपना बच्चा रजिस्टर कराओ सरकारी स्कूल में करीब में जाके, शहरों की तरफ सारा इन्फ्लक्स है, सारी आबादी शहरों में चली गई। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर डिस्कशन हमारी होगी। जुनैद साहब थैंक यू। बस वक्त खत्म हो जाता है हमारा जब हम बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शाह साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जनाब, ये हमारी डिस्कशन रही है। वेल, कल इंशाल्लाह बजट जब अनाउंस होगा तो उसके ऊपर यही डिस्कशन होगी, यही मेहमान होंगे और सारे मामला यही डिस्कस होंगे जैसे पहले भी होते रहे हैं। चैनल 5 न्यूज़ के ऊपर हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव आपके लिए ट्रांसमिशन ऑफ प्रोग्राम्स लेकर आएँ। इसके हवाले से आज से ये सिलसिला बाकायदा शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आ रही है उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्लीज हैव योर से। ठीक है, बिल्कुल। आज हमने जो भी गुफ्तगू की बजट के हवाले से और भी अहम इशूज़ हमने उठाए और इस पे बड़े अच्छे गेस्ट ने हमें जवाबात दिए और ये बेहतर है हमारे लिए, इन टॉपिक्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है और आगे के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। मेहमानों का बहुत शुक्रिया और कल फिर एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए 5 न्यूज़।